बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आज की वीडियो में हम देखेंगे, जो कि इस तरह पेपर में आ सकता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन बयान करें और एक जनरल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अक्स करें। जी, सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या क्या है ये। इस लॉ को दो केमिस्ट, एक गुल्डबर्ग और दूसरा वेक, इन दोनों ने 1869 में ये लॉ पेश किया। इस लॉ की हम दो तरह से डेफिनेशन या इससे हम इसकी डेफिनेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इस डेफिनेशन का, लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन का जो पहला हिस्सा है उसमें यह है कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें जो डेफिनेशन का पहला हिस्सा है, इसमें ये एक लफ्ज़ जो है एक्टिव मास, ये हम समझते हैं कि एक्टिव मास क्या होता है। दोबारा पढ़ते हैं। किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, सपोज के हमारे पास एक H2 प्लस O2, इसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो 2H2O, और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब इस इक्वेशन में ये जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो 1 होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ये एक्टिव मास है। और डेफिनेशन में क्या था कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमें पता है कि जब कोई एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी साथ ही बढ़ जाती है, और जब कोई एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। इसकी मिसाल हम इन जनरल ऐसे भी ले सकते हैं कि सपोज़ आग जल रही है, आग के शोले उठ रहे हैं, तो अगर तो वहाँ पर हमने पेट्रोल उसके ऊपर डाला तो ज़ाहिर बात है पेट्रोल डालने से आग की रफ्तार जो है, उसका रेट जो है बढ़ जाएगा। अगर हम ज़्यादा पेट्रोल डालें तो उसका रेट और बढ़ जाएगा, कम करें तो रेट उसका कम होगा। यानी कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल जो है ये एक्टिव मास है। अगर आप पेट्रोल ज़्यादा करेंगे तो उसका जो रिएक्शन का रेट है वो तेज़ होगा, कम करेंगे तो रिएक्शन का रेट कम होगा, और वही जो है उसका एक्टिव मास है। अब इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ये इसका एक्टिव मास है। तो चलते हैं इस डेफिनेशन के दूसरे पार्ट की तरफ। ये है कि किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब पहली जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन का जो पहला पार्ट था वो सिर्फ इसके मतलब था, यानी कि रिएक्टेंट्स के मतलब था और रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मतलब था कि उसका एक्टिव मास जितना होगा उतना उसका रेट भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक एक्टिव मास का हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ अगर हम बाज़ार से 5 किलो चीनी लेके आएँ और 5 किलो में से 2 किलो चीनी इस्तेमाल करें और 3 किलो हम स्टॉक में रख लें, तो जो 2 किलो चीनी हमने इस्तेमाल की है वो एक्टिव मास है, क्योंकि 2 किलो ने एक्शन किया है, रिएक्शन 2 किलो की वजह से हुआ है, तो जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ है वही एक्टिव मास है। जो 3 किलो हमने स्टॉक में रखी है वो एक्टिव मास नहीं कहलाएगी। तो ये जो इसकी पहला हिस्सा था डेफिनेशन का, वो रिएक्टेंट्स के मतलब था। अब जो ये वाला
जो दूसरा पार्ट है ये पूरे रिएक्शन के मतलब है, यानी कि ये पूरा रिएक्शन जो हो रहा है इसके बारे में है कि किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के हासिल ज़रब, यानी कि रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है उसके हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मज़ीद हम इससे आगे यहाँ पर एक्टिव मास की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि किसी शय की मोलर कंसंट्रेशन को उसका एक्टिव मास कहते हैं। इसकी अलामत भी है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं जो हम मैथ में भी इस्तेमाल करते हैं इससे ज़ाहिर करते हैं। इसका यूनिट ऐसे ही है जैसे वज़न का यूनिट किलोग्राम है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और जो पैमाइश है उसका यूनिट मीटर है। ऐसे ही जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इसका जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। मिसाल हम लेते हैं, इन जनरल मिसाल जो लेते हैं, सपोज रिएक्टेंट्स में A प्लस बी है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिले C प्लस डी मिले। अगर अगर A B C और D को मोलर कंसंट्रेशन को, यहाँ पर ये वाला को नहीं है, अगर A B C और D मोलर कंसंट्रेशन को A स्क्वायर ब्रैकेट्स B स्क्वायर ब्रैकेट्स C स्क्वायर ब्रैकेट्स और D स्क्वायर ब्रैकेट्स से ज़ाहिर करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फिर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट हो गया रिएक्टेंट्स का, यानी कि रिएक्टेंट्स क्या हैं A और B हैं। अब ये वाला जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसे हम लिख लेते हैं RF से। R से मुराद है रेट, यहाँ जो लिखा हुआ है, और F से मुराद है कि ये फॉरवर्ड है। जब हम ये जो है प्रोपोर्शनल का साइन है, जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं इसकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है K, और K के साथ यहाँ पर हमने F यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन है इसलिए साथ F लगा दिया। इस रिएक्शन में या मसावात में, इस मसावात में KF फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला जो KF है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी इसे कहते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। अब रिवर्स रिएक्शन का रेट, रिवर्स रिएक्शन का रेट भी चूँकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, और रिवर्स रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C स्क्वायर ब्रैकेट्स इंटू D स्क्वायर ब्रैकेट्स, और रिवर्स रिएक्शन का रेट R स्मॉल r से लिखते हैं। R से मुराद के रेट और इज इक्वल टू, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया, इसकी जगह पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया KR कैपिटल K स्मॉल r और C इंटू D। इस मसावात में KR रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। नेक्स्ट है जी, इक्विलिब्रियम हालत में दोनों रेट बराबर होते हैं। हमने पहले कई दफ़ा पढ़ा है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है जब ये इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है तो उस वक्त जो है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो फिर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन का रेट, और फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने RF से लिखा है इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन के रेट को R से लिखा है, और RF जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमने ऊपर जाते हैं ये वाला, यहाँ RF इसके बराबर है, और यहाँ पर RF की जगह पे इसकी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है RF की, वो यहाँ पर पुट कर दी है। ऐसे ही RR यानी कि रिवर्स जो है रेट, उसकी ये वाली हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, ये वाली हमने इस RR की जगह पे इसकी ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ लगा दी है। इसका ये मैथमेटिकल पोर्शन ईजी है, बहुत आसान है, आप 2-3 बार करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है KF यानी कि फॉरवर्ड, वो ये इधर ही पड़ा हुआ है, और ये वाला जो KR है, KR जब बराबर की इस तरफ आएगा तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू ये C और D वैसे का वैसे इधर पड़ा हुआ है, और ये वाला जो A और B है बराबर के इस तरफ आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला जो KF बाय KR है ये बराबर होता है KC के। अब KC क्या है, KC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है KC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो KC बराबर किसके हो गया, यहाँ पर इसकी जगह पे हमने KC लगाया, और KC बराबर C इंटू D डिवाइडेड बाई A इंटू B। आगे बढ़ते हैं जी,
यहाँ पर जनरल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जो इस सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और इसका जनरल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी करें। तो फ़र्ज़ करें जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन हम लेते हैं, कोई जनरल ले लिया ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट्स हैं और साथ इसके स्मॉल ए है स्मॉल बी है, ये इनका एक्टिव मास है। जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी यहाँ पर कि H2O प्लस O2, यानी कि यहाँ पर इन जनरल हमने ए लिया, इन जनरल बी, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि जनरल रिएक्शन, तो जनरल रिएक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो है 2 और 1 ये इसका है मोलर मास, और यहाँ पर जो है ए इसका यानी कि मोलर मास है, साथ इसका जो या एक्टिव मास है, या साथ इसके कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये इसका प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, अब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पहले पढ़ा हुआ है, वहाँ पर क्या है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए इंटू बी, यानी कि ये वाला ए और बी, ये जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर आगे लिख दिया है यहाँ पर ये वाला लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, और ये वाला जो स्मॉल ए है एक्टिव मास इसके ऊपर लिख दिया यहाँ पर, और ये वाला जो स्मॉल बी है यहाँ लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया, बाकी सारा सेम जो पीछे हमने किया वही है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन को हमने पहले भी देखा था पिछले पेज पे कि आर एफ से लिखते हैं, और इक्वल टू ये जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साइन को ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पे हम ये वाला के एफ लगा देते हैं, साथ इसके ये सेम ऐसे नीचे आ गया। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन था। अब रिवर्स रिएक्शन का रेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, तो इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के, और रिवर्स रिएक्शन का रेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो प्रोडक्ट्स हैं सी डी, और ऊपर इसके ब्रैकेट के ऊपर स्मॉल सी स्मॉल डी, ये एक्टिव मास या मोलर मास जिसे हम कहते हैं वो है। अब रिवर्स रिएक्शन को हम आर से लिखते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर भी हमने ये वाला जो है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया, इसकी जगह पे के आर लगा दिया, और ये सेम ऐसे नीचे आ गया। इन मसावातों में के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला जो के एफ है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, और ये वाला जो के आर है ये रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम की हालत में दोनों रेट बराबर होते हैं। एज वी नो दैट कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। यहाँ पर ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एफ हमें बता रहा है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, और ये वाला आर हमें बता रहा है कि ये रिवर्स रिएक्शन का रेट है। दोनों चूंकि बराबर होते हैं, और इस आर एफ की जगह पे हमने ये जो ऊपर लिखा था आर एफ बराबर होता है इसके, तो फिर हमने इस आर एफ की जगह पे इसकी जो वैल्यू ये वाली है ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और इज इक्वल टू आर आर ये वाला आर आर इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी, सेम जैसे हमने पहले किया था कि के एफ डिवाइडेड बाय के आर। ये के आर कहाँ से आया, ये वाला के आर जब बराबर की इस तरफ आया तो नीचे इसके डिवाइड हो गया, और ऐसे ही ये वाला ए और बी जब बराबर के इस साइड पे आया तो ये भी नीचे आके इसके डिवाइड आ गया, तकसीम हो गया। अब के एफ डिवाइडेड बाय के आर ये हम जानते हैं बराबर होता है के सी के, और के सी क्या है, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और के एफ डिवाइडेड बाय के आर इसके जगह पे हमने ये वाला के सी लगा दिया। के सी इज इक्वल टू सी, इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हमें बने उनका प्रोडक्ट है, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट है। ये जी आज का हमारा जो क्वेश्चन था, लॉ ऑफ मास एक्शन बयान करें और एक जनरल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अक्स करें। आज के लिए यही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो फिर भी अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।